आज हम भारत के कह सकते हैं राजनीतिक दिल उत्तर प्रदेश के बनने की कहानी में उतर रहे हैं। हमारे पास जो जानकारी है वो किसी पहेली के टुकड़ों जैसी है। कुछ पुराने दस्तावेज, तारीखें, नक्शे, और आज हमारा मिशन सिर्फ इन टुकड़ों को जोड़ना नहीं है, बल्कि ये समझना है कि ये इतना बड़ा और अलग अलग संस्कृतियों वाला इलाका, जिसे कभी आगरा, कभी अवध के नाम से जाना जाता था, वो आखिरकार एक पहचान कैसे बना जिसे आज हम उत्तर प्रदेश कहते हैं। ये एक राज्य के बनने की कहानी कम और एक पहचान की तलाश की कहानी ज्यादा लगती है। चलिए इस तलाश को शुरू करते हैं। और ये तलाश बहुत दिलचस्प है, क्योंकि उत्तर प्रदेश की पहचान मतलब किसी शांत कमरे में बैठकर नहीं घड़ी गई। इसे बनाने में ब्रिटिश साम्राज्य की अपनी जरूरतें थीं। 1857 का विद्रोह था, आजादी का जुनून था और क्षेत्रीय आकांक्षाओं का टकराव भी था। इसकी हर बदलती सीमा, हर नया नाम, वो सत्ता के बदलते केंद्र की कहानी कहता है। तो कहानी का पहला अध्याय ब्रिटिश ही लिखते हैं। हमारे स्रोत हमें साल 1834 में ले जाते हैं, 14 नवंबर, जब आगरा प्रेसिडेंसी नाम की एक नई प्रशासनिक इकाई बनी। इससे पहले तो ये सब कलकत्ता के अधीन था, है ना? हाँ, बिल्कुल। तो ये आगरा को अचानक इतनी अहमियत क्यों मिल गई? ये एक बहुत बड़ा कदम था। तब तक ब्रिटिश सत्ता का केंद्र मतलब पूरी तरह से कलकत्ता था, और वहां से पूरे उत्तर भारत पर शासन करना मुश्किल हो रहा था। गंगा के जो मैदानी इलाके थे वो आर्थिक और रणनीतिक दोनों लिहाज से बहुत जरूरी थे। तो आगरा प्रेसिडेंसी बनाना एक तरह से पावर को डिसेंट्रलाइज करने की कोशिश थी। ये इस बात का संकेत था कि अंग्रेज अब सिर्फ व्यापारी नहीं, बल्कि इस जमीन के स्थायी शासक बनने की सोच रहे थे। अच्छा। और उसके लिए उन्हें स्थानीय सत्ता के केंद्र बनाने थे। और इस नए केंद्र के पहले गवर्नर थे चार्ल्स मेटकाफ। इनके नाम के साथ एक दिलचस्प उपाधि भी है, भारतीय प्रेस का मुक्तिदाता। एक अंग्रेज गवर्नर और प्रेस की आजादी, ये थोड़ा अजीब नहीं लगता? हाँ, ये उस दौर के हिसाब से बहुत बहुत बड़ी बात थी। मेटकाफ ने प्रेस पर लगे कई कड़े प्रतिबंध हटा दिए थे। उनका मानना था कि एक जागरूक प्रेस वो प्रशासन के लिए खतरे से ज्यादा एक सेफ्टी वॉल्व की तरह काम करता है। हालांकि लंदन में बैठे उनके बॉस इस बात से ज्यादा खुश नहीं थे, पर यह हमें बताता है कि उस दौर में भी प्रशासन को लेकर अलग अलग सोच वाले अंग्रेज अधिकारी थे। लेकिन ये आगरा प्रेसिडेंसी वाला प्रयोग ये ज्यादा लंबा तो नहीं चला। 2 साल के अंदर ही 1 जून 1836 को इसे भंग कर दिया गया। मतलब पहचान बनाने की पहली कोशिश नाकाम हो गई। बिल्कुल नाकाम रही, क्योंकि इसे चलाने में खर्च बहुत आ रहा था और प्रशासन को लेकर अभी भी मतलब उलझन बनी हुई थी। लेकिन इस नाकाम कोशिश ने एक नई चीज को जन्म दिया। प्रेसिडेंसी तो खत्म हो गई, पर इस इलाके को एक नया प्रशासनिक नाम मिला, उत्तर पश्चिम प्रांत, नॉर्थ वेस्टर्न प्रोविंसेस। हाँ, और यहीं से नामों के बदलने का एक लंबा और थोड़ा उलझन भरा सफर शुरू होता है। उलझन भरा तो है ही। ऐसा लगता है कि लगभग 100 साल तक इस इलाके को पता ही नहीं था कि वो खुद को क्या कहे। देखिए, 1836 में ये उत्तर पश्चिम प्रांत बना। बिल्कुल। फिर 40 साल बाद 1877 में इसमें आगरा व अवध जोड़ दिया गया। नाम हो गया उत्तर पश्चिम प्रांत, आगरा व अवध। ये तो किसी ट्रेन के नाम जैसा लंबा है। बिल्कुल, और ये नाम उस दौर की सच्चाई को दिखाता है। 1857 के विद्रोह के बाद अंग्रेजों ने अवध का मतलब पूरी तरह से विलय कर लिया था। अच्छा। तो नाम में अवध को जोड़ना इस बात का एक प्रशासनिक ऐलान था कि अब ये इलाका भी सीधे ब्रिटिश क्राउन के अधीन है। ये सिर्फ एक नाम नहीं था, ये एक राजनीतिक बयान था। फिर 1902 में उन्होंने इसे थोड़ा छोटा किया, संयुक्त प्रांत आगरा व अवध कर दिया। और फिर 1937 में जाकर ये सिर्फ संयुक्त प्रांत रह गया, यूनाइटेड प्रोविंसेस। ये संयुक्त या यूनाइटेड शब्द पर इतना जोर क्यों था? किन चीजों को यूनाइट किया जा रहा था? ये बहुत अच्छा सवाल है। संयुक्त शब्द इस बात को स्वीकार कर रहा था कि ये प्रांत कोई एक जैसी सांस्कृतिक इकाई नहीं है। इसमें आगरा और उसके आसपास का ब्रज क्षेत्र है, लखनऊ और फैजाबाद का अवध क्षेत्र है, बुंदेलखंड का इलाका है, रुहेलखंड है। ये सब अलग अलग ऐतिहासिक और सांस्कृतिक पहचान वाले इलाके थे। हाँ, बिल्कुल अलग। तो संयुक्त प्रांत नाम देकर अंग्रेज एक तरह से कह रहे थे कि हमने इन सबको अपनी प्रशासनिक सुविधा के लिए एक साथ जोड़ दिया है। ये एकता ऊपर से थोपी गई थी, स्वाभाविक नहीं थी। और जब 1937 में ये संयुक्त प्रांत बना तो इसके पहले गवर्नर के तौर पर सर हैरी ग्राहम हैक का नाम आता है।
यानी ये सारे बदलाव सिर्फ कागजों पर नहीं हो रहे थे, इनके पीछे असली लोग थे। हाँ, और हैग का दौर बहुत महत्वपूर्ण था। उस समय भारत में प्रांतीय स्वायत्तता की बातें चल रही थीं और भारतीय नेताओं की सरकार में भूमिका बढ़ रही थी। तो वो एक ऐसे दौर के गवर्नर थे जब सत्ता धीरे धीरे अंग्रेजों के हाथ से खिसक रही थी। और आखिरकार आज़ादी के बाद 24 जनवरी 1950 को इस प्रांत को वो नाम मिला जिससे हम आज इसे जानते हैं, उत्तर प्रदेश। ये सिर्फ एक और नाम का बदलाव था या इसका कोई गहरा मतलब था? नहीं नहीं, ये बहुत गहरा बदलाव था। संयुक्त प्रांत एक ब्रिटिश प्रशासनिक नाम था, उत्तर प्रदेश एक भारतीय नाम था जो देश के नक्शे पर उसकी भौगोलिक स्थिति को दिखाता है, उत्तर में स्थित प्रदेश। हाँ, सही बात है। ये आज़ादी के बाद अपनी पहचान को, वो जो कॉलोनियल लेगेसी थी, उससे आज़ाद करके एक नई भारतीय पहचान गढ़ने की कोशिश थी। ये कहना था कि अब हम जुड़े हुए नहीं हैं, हम एक हैं। तो नाम की तलाश तो 1950 में पूरी हुई, लेकिन एक और चीज थी जो लगातार बदल रही थी, सत्ता का केंद्र यानी राजधानी। आगरा से शुरू होकर प्रयागराज और फिर लखनऊ, ये राजधानियां क्यों बदलती रहीं? ये सवाल ही इस पूरे मसले की जड़ है। राजधानी सिर्फ एक शहर नहीं होती, वो सत्ता, संस्कृति और अर्थव्यवस्था का केंद्र होती है। और इस प्रांत में सत्ता का संतुलन लगातार बदल रहा था। 1836 से 1858 तक राजधानी आगरा रही, जो मुगलों के समय से ही एक बड़ा केंद्र था। लेकिन 1858 में 1857 के विद्रोह के ठीक बाद राजधानी को आगरा से प्रयागराज, तब का इलाहाबाद, ले जाया गया। ये टाइमिंग इतनी सटीक है कि ये महज इत्तेफाक तो नहीं लगता। नहीं, ये पूरी तरह से एक सोची समझी रणनीतिक चाल थी। अच्छा। 1857 में आगरा और मेरठ विद्रोह के बड़े केंद्र थे। अंग्रेजों को लगा कि आगरा अब सुरक्षित नहीं है। वहीं प्रयागराज गंगा यमुना के संगम पर था, वहां एक बड़ी सैनिक छावनी थी और जलमार्ग से कलकत्ता से जुड़ा हुआ था। उसे नियंत्रित करना बहुत आसान था। तो राजधानी को प्रयागराज ले जाना विद्रोहियों को एक सख्त संदेश देना था कि सत्ता अब और मजबूती से स्थापित हो गई है, और वो भी एक ऐसी जगह पर जो उनकी पहुंच से दूर है। बिल्कुल ठीक है, तो प्रयागराज एक सैन्य और रणनीतिक पसंद थी, लेकिन फिर लखनऊ कैसे राजधानी बन गया? वो भी धीरे धीरे, पहले 1921 में आंशिक राजधानी और फिर 1935 में जाकर पूरी तरह से। ये दो राजधानियों वाला सिस्टम कैसे काम करता होगा? बहुत मुश्किलों से। कहते हैं कि सालों तक सरकारी फाइलें और अधिकारी वो प्रयागराज और लखनऊ के बीच ट्रेनों में सफर करते रहते थे। मतलब एक लॉजिस्टिकल सिरदर्द। हाँ, बिल्कुल। लेकिन ये लखनऊ के बढ़ते रसूख को दिखाता है। लखनऊ अवध की आत्मा था, नवाबों का शहर, संस्कृति, कला और राजनीति का गढ़। आप अवध को प्रांत में मिलाकर उसकी राजधानी को नजरअंदाज नहीं कर सकते थे। सही बात है। तो लखनऊ को पहले आंशिक और फिर पूर्ण राजधानी बनाना, वो अवध क्षेत्र की राजनीतिक और सांस्कृतिक आकांक्षाओं को सम्मान देने जैसा था। ये प्रांत के दो बड़े सत्ता केंद्रों के बीच एक संतुलन बनाने की कोशिश थी। तो 1950 तक नाम तय हो गया, राजधानी तय हो गई। अब आजाद भारत में उत्तर प्रदेश की अपनी एक नई पहचान बन रही थी, और इस नई पहचान को गढ़ने में कुछ बड़े चेहरों की भूमिका रही। हमारे स्रोतों में सबसे प्रमुख नाम है सरोजिनी नायडू का, स्वतंत्र भारत में यूपी की पहली राज्यपाल। सरोजिनी नायडू का पद पर होना एक प्रतीकात्मक और बहुत शक्तिशाली संदेश था। वो सिर्फ यूपी की ही नहीं, बल्कि भारत के किसी भी राज्य की पहली महिला राज्यपाल थीं। हाँ, ये एक ऐतिहासिक तथ्य है। वो एक स्वतंत्रता सेनानी थीं, एक मशहूर कवयित्री थीं जिन्हें भारत कोकिला कहा जाता था। उनकी नियुक्ति ये दिखाती थी कि नया भारत कैसा होगा, एक ऐसा देश जहां महिलाएं सर्वोच्च पदों पर बैठेंगी। वो सिर्फ एक गवर्नर नहीं थीं, वो नए भारत की उम्मीदों का चेहरा थीं। और जब राज्य का नाम आधिकारिक तौर पर उत्तर प्रदेश पड़ा, उस वक्त राज्यपाल थे श्री होरमोश पेरोशा मोदी। यानी ये बदलाव इन लोगों की देखरेख में हो रहे थे। लेकिन राज्य की सीमाओं में भी तो बदलाव हुए। 1 नवंबर 1956 को राज्य का पुनर्गठन हुआ, और फिर सबसे बड़ा बदलाव आया 9 नवंबर 2000 को, जब उत्तराखंड बना। हाँ, 1956 का पुनर्गठन तो पूरे देश में चल रहा था, जिसका आधार भाषा थी। उत्तर प्रदेश पर उसका ज्यादा असर नहीं पड़ा, क्योंकि ये पहले से ही हिंदी भाषी क्षेत्र का केंद्र था। लेकिन 2000 का विभाजन वो बहुत बड़ा था। वो सिर्फ एक प्रशासनिक फैसला नहीं था। मतलब ये सिर्फ इसलिए नहीं हुआ कि राज्य बहुत बड़ा हो गया था और उसे चलाना मुश्किल था। नहीं, इसके पीछे दशकों का एक जन आंदोलन था।
पहाड़ी इलाकों के लोगों को लगता था कि उनकी भौगोलिक, सांस्कृतिक और आर्थिक जरूरतें मैदानी इलाकों से बिल्कुल अलग हैं। और लखनऊ में बैठी सरकार उनकी आवाज नहीं सुनती। वो अपने जल, जंगल, जमीन पर अपना हक चाहते थे। तो उत्तराखंड का बनना उन क्षेत्रीय आकांक्षाओं की जीत थी और इसने उत्तर प्रदेश के नक्शे को हमेशा के लिए बदल दिया। बिल्कुल। और इस विभाजन का असर आंकड़ों में साफ दिखता है। उत्तराखंड बनने से पहले यूपी का क्षेत्रफल लगभग 2,94,000 वर्ग किलोमीटर था, जो विभाजन के बाद 2,40,000 वर्ग किलोमीटर रह गया। एक झटके में लगभग 54,000 वर्ग किलोमीटर का पहाड़ी इलाका अलग हो गया। हाँ, और इस विभाजन के बाद क्षेत्रफल के हिसाब से उत्तर प्रदेश भारत में चौथे स्थान पर आ गया, राजस्थान, मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र के बाद। लेकिन एक मामले में ये आज भी नंबर 1 पर है, और वो है आबादी। अगर यूपी एक देश होता तो ये दुनिया का 5वां सबसे ज्यादा आबादी वाला देश होता। ये स्केल समझना बहुत जरूरी है। ये वाकई हैरान करने वाला है, और सिर्फ आबादी ही नहीं, इसकी भौगोलिक स्थिति भी इसे खास बनाती है। इसकी सीमाएं 8 राज्यों से, एक केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से और एक देश नेपाल से लगती हैं। ये तो भारत का चौराहा हुआ एक तरह से। एकदम सही शब्द है, चौराहा। ये सिर्फ भौगोलिक चौराहा नहीं है, ये सांस्कृतिक, राजनीतिक और आर्थिक चौराहा भी है। आप देखिए, पश्चिम में हरियाणा, राजस्थान से संस्कृति मिलती है, दक्षिण में मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड से, पूर्व में बिहार से, और उत्तर में नेपाल के साथ एक खुली अंतर्राष्ट्रीय सीमा है। इस यूनिक लोकेशन का मतलब है कि यहाँ जो भी होता है उसका असर पूरे देश पर पड़ता है, चाहे वो राजनीति हो, सामाजिक बदलाव हो या अर्थव्यवस्था। आप भारत को उत्तर प्रदेश के बिना समझ ही नहीं सकते। और एक आखिरी दिलचस्प तारीख है 24 जनवरी 2018, जब तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक की पहल पर पहली बार उत्तर प्रदेश दिवस मनाया गया। ये थोड़ा अजीब नहीं है कि 1950 में बने राज्य का स्थापना दिवस 68 साल बाद मनाना शुरू किया गया। ये इस बात का सबूत है कि पहचान का सफर कभी खत्म नहीं होता। इतने दशकों के बदलावों के बाद शायद ये एक कोशिश थी कि राज्य के सभी विविध क्षेत्रों के लोगों को एक साझा उत्तर प्रदेशी पहचान के धागे में पिरोया जाए। एक दिन तय करना, उसे मनाना, ये सब एक सामूहिक भावना पैदा करने के तरीके हैं। ये उस लंबी तलाश का एक नया अध्याय है। तो आगरा प्रेसिडेंसी की एक नाकाम कोशिश से लेकर दर्जनों नामों और बदलती राजधानियों के जरिए विभाजन का दर्द सहकर आज के विशाल उत्तर प्रदेश तक का ये सफर, ये वाकई इसकी पहचान की तलाश का सफर रहा है। बिल्कुल। सार यही है कि उत्तर प्रदेश कोई पत्थर की लकीर नहीं है जिसे किसी ने एक दिन में खींच दिया हो। ये एक जिंदा चीज की तरह है जिसने समय के साथ अपना आकार, अपना नाम और अपना केंद्र बदला है। इसे ब्रिटिश प्रशासन ने अपनी जरूरत के हिसाब से गढ़ा, आजादी के आंदोलन ने इसे एक नई पहचान दी और क्षेत्रीय आकांक्षाओं ने इसे नया रूप दिया। इसका वर्तमान इसके इसी उथल-पुथल भरे अतीत की देन है। और आज श्रोताओं के लिए सोचने वाली बात भी इसी पहचान से जुड़ी है। हमने राजनीतिक और भौगोलिक पहचान की तलाश की बात की, पर सोचने वाली बात यह है कि जमीन पर रहने वाले लोगों के लिए इसका क्या मतलब है। क्या पश्चिमी यूपी का एक किसान जो